एपिसोड 97 से 102। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नोवस्टोरी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 97। युवराज अभी भी आदत को मजबूती से गले लगाकर खड़ा था। आदत ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। वह जानती थी कि इस वक्त युवराज को उसकी जरूरत है। काफी देर तक वह दोनों इसी तरह से खड़े रहे। युवराज इस वक्त इतना कमजोर पड़ गया था कि वह आदत के लिए अपने दिल में जो नफरत थी उसे भी भूल गया था। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर की आवाज युवराज के कानों में पड़ी। मिस्टर लूथरा। डॉक्टर की आवाज सुनते ही युवराज जैसे सपने से जाग गया। उसने जल्दी से आदत को खुद से दूर किया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से साफ करने लगा। वह इस तरह से किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकता था। युवराज को देखकर आदत समझ सकती थी कि इस वक्त वह क्या महसूस कर रहा है। युवराज ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और डॉक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, दादाजी कैसे हैं? युवराज की आवाज सुनकर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, फिलहाल तो उनकी कंडीशन ठीक है, पर हम आगे कुछ नहीं कह सकते। हमें जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करना होगा और उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के सिर्फ 40% चांस है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लूथरा, पर हम सिर्फ डॉक्टर है, भगवान नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या हम उनका ऑपरेशन करें या फिर नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया था दादाजी ठीक हो जाएंगे? युवराज का सवाल सुनकर डॉक्टर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। जैसे देखकर युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, तो बकवास करने से अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करो और मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नजर नहीं आओगे। कहते हुए युवराज गुस्से से वहां से चला गया। युवराज की धमकी सुनकर डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने खुद के पसीने को साफ करके खुद से कहा, हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में मैं मिस्टर लूथरा का डॉक्टर बना था। आदत ने बाहर जाते हुए युवराज की तरफ देखा और उसके पीछे भागने लगी। आदत अपनी छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए युवराज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। युवराज ऐसा करती है इस कदमों से कॉरिडोर से होता हुआ लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से आदत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हैंडसम डेविल रुक जाए, हम और नहीं दौड़ सकते। आदत की बात सुनकर युवराज के कदम रुक गए। उसने पलटकर गुस्से से आदत की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पीछे आने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारे जो ये छोटे छोटे पैर हैं ना मैं काट कर फेंक दूंगा। युवराज की बात सुनकर आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने युवराज की तरफ देखा जो कि बेहद गुस्से में लग रहा था। आदत ने खुद से कहा, है भगवान क्या करूं? अगर इनके पीछे नहीं गई तो पता नहीं ये गुस्से में क्या कर लेंगे, और अगर इनके पीछे गई तो पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेंगे। हे भगवान, कुछ राह दिखा मुझे, कुछ राह दिखा। आदत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, युवी क्या कर रहा है तू? इस आवाज को सुनकर आदत और युवराज दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने से कुंज आ रहा था, जो कि इस वक्त बेहद सीरियस लग रहा था। कुंज को देखकर आदत कंफ्यूज हो गई। उसने कभी भी इससे पहले कुंज को नहीं देखा था, ना ही उसे पता था कि यह युवराज का दोस्त है। वह बस कुंज को हैरान से देख रही थी। युवराज भी नॉर्मल तरीके से कुंज को देख रहा था। उसने उसके सवाल पर कुछ भी नहीं कहा था। युवराज को चुप देखकर कुंज ने उसके पीछे खड़ी आदत की तरफ देखा। आदत को देखते ही वह समझ गया कि यह कौन है। कुंज ने आदत के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो भाभी, मेरा नाम कुंज है, मैं आपकी है हैंडसम डेविल का इकलौता दोस्त हूं। कुंज की बात सुनकर आदत ने एक नजर युवराज की तरफ देखा जो कि चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ भी नहीं कहा था। आदत ने कुंज के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो, आप मुझे भाभी मत कहो, आप मेरा नाम ले सकते हो, मेरा नाम आदत है। कहते हुए आदत मुस्कुराने लगी। आदत की मुस्कुराहट देखकर कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ब्यूटीफुल है भाभी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। कुछ की बात सुनकर और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आदत की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। आदत तो पहले से ही सेल्फ ऑब्जेक्ट इंसान थी और खुद की तारीफ सुनकर तो वह आसमान में ही उड़ने लगती थी, तो फिर जब सामने से किसी ने उसकी तारीफ की थी, वह भी इतने दिनों बाद, तो आदत कैसे नॉर्मल रह सकती थी। उसने कुंज की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू, हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। हम तो जब पैदा हुए थे तभी ब्यूटीफुल थे, और मोम कहती है कि जैसे जैसे हम बड़े हुए और ज्यादा ब्यूटीफुल होते गए। आदत खुद की ही तारीफ करने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवस्टोरी। आदत की फनी और क्यूट बातें सुनकर कुंज हंसने लगा। वहीं युवराज गुस्से से उन दोनों को घर रहा था। दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। काफी देर तक जब वह दोनों एक दूसरे से हंस कर बात करते रहे तो आखिर में युवराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कुंज? इतनी देर बाद फाइनली युवराज की आवाज सुनकर दोनों को याद आया कि उन दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। दोनों ने पलटकर युवराज की तरफ देखा जो कि गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। कुंज ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुझे याद आया कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ? जब मैं आया था मैंने सबसे पहले तुझे ही पूछा था कि क्या हुआ है, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला था, तो अब मैं भी तुझे तेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कुंज की बात सुनकर युवराज ने दांत पीसते हुए कहा, तो यहाँ
से दफा हो जाओ, युवराज के चेहरे का गुस्सा दिखाकर कुंज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर युवराज लूथरा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भले ही मिस्टर विशंभर लूथरा मेरे दादाजी नहीं है, पर मैं हमेशा उन्हें अपने दादाजी माना है और वह भी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और क्यों नहीं, और यहाँ पर मुझे रहना है या नहीं, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, अगर आपको मेरे रहने से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से दफा हो सकते हैं। कुंज की बात सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वही आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुंज की तरफ देखने लगी। उसने आज तक खुद के अलावा कभी भी किसी को युवराज के सामने ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा था, पर कुछ जिस तरह से युवराज के सामने बात कर रहा था उसका साफ साफ मतलब था कि दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। युवराज के चेहरे पर गुस्सा दिखाकर कुंज ने कहा, अपनी यह सड़ी हुई शक्ल मेरे सामने तो बनाओ ही मत। कुंज की बात सुनकर युवराज ने गुस्से से कहा, अपनी जबान पर लगाम लगाओ वरना इस काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। युवराज की बात सुनकर कुंज ने मुंह बनाते हुए कहा, हाथ पर जबान मुंह काटने के अलावा तुम्हें कुछ आता कहाँ है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हें बिजनेसमैन होने की जगह पर कसाई होना चाहिए था। कुंज की बात सुनकर आदत, जो कि अब तक शांति से खड़ी थी, अचानक से उसकी हंसी छूट गई। आदत के हंसने की आवाज सुनकर युवराज ने गुस्से से आदत की तरफ देखा तो आदत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये देख कर कुंज ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, आर ब्यूटीफुल भाभी, आपको इस जानवर से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको हंसते भी नहीं देता, इसलिए चलो हम दूर जाकर इस पर हंसते हैं। कहते हुए कुंज ने आदत का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ कॉरिडोर से होकर दादाजी की इस वार्ड में एडमिट थे उसे डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं युवराज गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा होकर उन दोनों के हाथ की तरफ देख रहा था, पहले सोनिया और अब कुंज। उसका दिल कर रहा था कि वह दोनों की जान ले ले। युवराज ने एक नजर गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा और तेज कदमों से लेफ्ट से बाहर चला गया। आदत ने पीछे पलटकर युवराज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी, जिसे देखकर कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी भाभी को इतना भी कमजोर नहीं है कि खुद के साथ कुछ गलत कर ले। मेरा दोस्त बहुत स्ट्रांग है, उसने तब भी खुद को संभाला था जब उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी, अब तो वह पूरी तरह से खुद को संभाल चुका है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुंज की बात सुनकर आदत ने कुंज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। आदत की बात पर कुंज ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वह तो मैं जानता हूं, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपको कभी भी उस खड़ूस युवराज से शादी न करने देता। आप तो मेरे जैसे हैंडसम और अच्छे इंसान को डिजर्व करती है, ना कि उस खड़ूस एक्डू और जंगली इंसान को। कुंज की बात सुनकर आदत अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे गुस्से से घूरने लगी। आदत को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर कुंज ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे सॉरी, मैं तो भूल गया था कि आप मेरे जंगली दोस्त के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी, वह जैसा भी है सबसे बेस्ट है। कुंज की बात सुनकर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, अगली बार से हमारे हैंडसम डेविल के बारे में आप कुछ भी बुरा नहीं खाओगे, उनके बारे में बड़ा सिर्फ हम कह सकते हैं और वह जैसे भी है वह सिर्फ हमारे हैं। आदत की बात सुनकर युवराज ने आदत के गाल खींचते हुए कहा, आप तो क्यूट के साथ साथ पोसेसिव भी हो। कुंज की बात पर आदत ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम क्या है और क्या नहीं यह आप अभी नहीं समझ पाओगे, बस इतना समझ लो कि हम बहुत खतरनाक है। आदत की बात सुनकर कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आदत का मोबाइल बस नहीं लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर आदत में कुंज की तरफ देखा तो देख लीजिए किसका कॉल है, शायद इंपॉर्टेंट कॉल हो। कुंज की बात सुनकर आदत ने अपना कॉल उठाया और अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ आ गई। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही आदत की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, हम आज नहीं आ सकते, पर हम कल आपसे मिलने के लिए आएंगे। इतना कहकर आदत ने कॉल कर किया और किसी गहरी सोच में गुम हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। दूसरी तरफ युवराज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। वह तेजी से गाड़ी मुंबई के बाहर ले जा रहा था। उसकी आंखों के सामने कई सारी अतीत की पुरानी यादें घूम रही थी, साथ ही उसे आदत के साथ बिताई गई अपनी सारी यादें याद आ रही थी। युवराज ने गुस्से से कहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे इन सारी यादों से खुद का पीछा छुड़ाना ही होगा। कहते हुए युवराज ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। उसके बॉडीगार्ड काफी पीछे छूट गए थे। उन्होंने युवराज को फॉलो करने की कोशिश तो की थी, पर युवराज की ड्राइविंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल ड्राइवर से काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से वह लोग चाहकर भी युवराज का पीछा नहीं कर पाए। कुछ ही देर में युवराज की गाड़ी मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में आकर रुकी। युवराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर एक खूबसूरत सा तालाब था और तालाब के किनारे एक छोटा सा घर। उस घर के आसपास कई सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे, जिन पर हजारों फूल थे। युवराज ने आसपास देखा। आसपास के नजारों को देखकर उसकी आंखों से दो आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसके मुंह से धीरे से निकल आई, मिस यू कहते हुए युवराज धीमे कदमों से चलता हुआ घर की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, उसकी आंखों के सामने कुछ नजारे घूम रहे थे। साथ ही उसके कानों में किसी छोटे से बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, मॉम डैड मुझे पकड़ो। इसी तरह से कई सारी आवाज युवराज के कानों में घूम रही थी। युवराज आखिर में चलते हुए दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खोल सके। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया। इस वक्त उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
आखिर में युवराज ने गहरी सांस ली और एक चाबी निकालकर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने कई सारी अतीत की यादें घूमने लगी। घर बेहद छोटा और बेहद खूबसूरत था। लिविंग रूम में 100 से भी ज्यादा खूबसूरत तस्वीर लगाई हुई थी। साथ ही वहां पर कई सारी पेंटिंग्स भी थी जिन्हें देखा कर ये युवराज घुटनों के बाल दरवाजे पर बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे, कहते हुए वह चीख चीख कर रोने लगा। न्यू एपिसोड 98। युवराज अभी भी घुटनों के बल दरवाजे पर बैठा हुआ था और फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, नफरत है मुझे, नफरत, कहते हुए युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो पूरे लिविंग रूम में उसके पेरेंट्स की, उसके दादाजी की, उसकी कई सारी तस्वीर लगी हुई थी। पर इन सभी तस्वीरों के साथ वहां पर किसी और इंसान की भी तस्वीर लगी हुई थी। युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था पर उसने अपने आंसू साफ नहीं किया। वह भारी कम लेटा हुआ लिविंग रूम में आ गया। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैडी, आपका बेटा बहुत बुरा है, आपका बेटा बहुत बुरा है। मैं खुद के लिए मतलबी हो गया था, मैं आप दोनों के बारे में भूल गया था। आई एम सॉरी कहते हुए युवराज एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह उसके पेरेंट्स की 21st एनिवर्सरी पेंटिंग थी जो कि युवराज ने अपने हाथों से बनाई थी। युवराज ऑयल पेंटिंग करने में काफी अच्छा था। वो किसी प्रोफेशनल पेंटर की तरह ही पेंटिंग्स बनाता था। युवराज के टैलेंट के बारे में कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। युवराज बस अपनी जगह पर खड़ा होकर मूर्ति की तरह इस पेंटिंग को देख रहा था। तभी खिड़की से एक हवा का तेज झोंका आया जिस वजह से रूम में लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग नीचे गिर गई। पेंटिंग की आवाज सुनकर युवराज ने पलट कर देखा तो जमीन पर गिरी हुई पेंटिंग को देखकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव उम्र है ये रास्ते इस कदमों से चलता हुआ इस पेंटिंग के पास आकर खड़ा हो गया। वह पेंटिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। पेंटिंग में एक लड़की आंसू भरी आंखों से तालाब को देख रही थी और एक लड़का उसके पीछे खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। युवराज ने पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए कहा, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत, कहते हुए युवराज ने अपना चेहरा मोड़ लिया। तभी फिर से एक हवा का झोंका आया और दूसरी पेंटिंग पर से पर्दा उठ गया। युवराज का ध्यान इस पेंटिंग पर गया जहां पर वही लड़की इस वक्त उसके पीछे खड़े लड़के की बाहों में थी, जिसे देखते ही युवराज ने गुस्से से कहा, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, नफरत है मुझे तुमसे, कहते हुए युवराज ने गुस्से से साइड में रखा हुआ टेबल लात मारकर नीचे गिरा दिया। युवराज गुस्से से लिविंग रूम में रखी हुई सभी पेंटिंगों को नीचे फेंकने लगा। आधी से ज्यादा पेंटिंग्स में वही लड़की थी जिसे देखकर युवराज का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर में जब युवराज थक गया तो वह दोबारा घुटनों के बाल फ्लो पर बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम वही निकली जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था। सब्सक्राइब टू टोबिरामा संजू नोवा स्टोरी। कहते हो युवराज की आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। फ्लैशबैक 5 साल पहले इसी तालाब के किनारे युवराज अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद गुस्से से घर से निकाल कर आ गया था। इस वक्त पर तालाब के किनारे उसने एक 15-16 साल की लड़क को तालाब में कूदने की कोशिश करते हुए देखा था। वह कोई और नहीं, आदत थी। युवराज ने आदत को तो बचा लिया था पर आदत के जाने के बाद युवराज पूरी तरह से आदत में खो गया था। पहले तो वह सिर्फ अपने पेरेंट्स को याद करता रहता पर बाद में उसे वह लड़की भी याद आने लगी। युवराज अपने तालाब वाले फार्म हाउस पर ही अपने दिन रात बीतने लगा। धीरे धीरे वह उस लड़की के साथ बिताए गए चंद लम्हों की यादें पेंटिंग के जरिए कागज पर उतरने लगा। वही उसके जीने का सहारा कब बन गई उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद युवराज की कंडीशन देखकर विशंभर जी ने उसे लंदन भेज दिया। लंदन जाने के बाद भी युवराज के दिमाग से आदत का ख्याल कभी भी नहीं गया। उसने कभी आदत को ढूंढने की कोशिश तो नहीं की पर उसने कभी आदत के ख्यालों को अपने दिमाग से निकलने की भी कोशिश नहीं की। वह उसी के ख्यालों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा। 5 साल के अंदर अंदर ही उसने खुद को बिजनेस में इतना डुबो लिया कि आज लूथरा अंपायर दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में शुमार था जिसे लोग पहचानते थे। 5 साल बाद मीटिंग में युवराज ने इस लड़की की वह गहरी काली आंखों देखी। युवराज आदत के साथ हुई अपनी दूसरी मुलाकात में ही उसे पहचान गया था कि यह वही 5 साल पहले वाली लड़की है। उसी के बाद से ही युवराज ने आदत को अपने करीब रखने की हर मुमकिन कोशिश की। युवराज के दिल में तो आदत के लिए प्यार 5 साल पहले ही जाग चुका था पर वह उसे समझने के लिए तैयार नहीं था। पर जैसे जैसे आदत के साथ वह टाइम स्पेंड कर रहा था उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा था। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद आदत इकलौती इंसान थी जिसे याद करके युवराज ने अपने 5 साल बिताए थे और अब जब 5 साल बाद उसके लाइफ में वही लड़की आ गई थी जिसे वह 5 साल से अपने दिल में बसाए हुए था। फ्लैशबैक एंड। युवराज इस वक्त खुद से ही बेहद गुस्सा था क्योंकि उसने इस लड़की से प्यार किया था जिसने उसके पेरेंट्स को उसे छीना था। युवराज को याद आ रहा था कि किस तरह से 5 साल पहले जब आदत उसे पहली बार तालाब के किनारे पर मिली थी वह रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि उसने किसी की जान ली है और युवराज के पेरेंट्स की डेथ भी 2 दिन पहले ही हुई थी। युवराज को खुद पर हंसी भी आ रही थी और खुद से नफरत भी हो रही थी। उसके पेरेंट्स के कातिल ने खुद उसके सामने अपने जुर्म को कबूल किया था और वह बेवकूफ उसकी बात को झूठ कहकर उसे समझा रहा था। युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों मुझे तुमसे प्यार होना था, क्यों मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, कहते हुए युवराज फिर से अपनी आंखें बंद करके घुटनों के बाल जमीन पर लेट गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह आदत से नफरत करने की बहुत कोशिश कर चुका था पर उसके दिल में आदत के लिए प्यार आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से पनप रहा था जो कि नफरत में बदलना लगभग नामुमकिन था। वह चाहे आदत को तकलीफ देने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, जितना दर्द आदत को नहीं होता था उसे कहीं ज्यादा दर्द युवराज को होता था।
काफी देर तक युवराज इस तरह से लेट रहा, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर युवराज जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये द ग्रेट बिजनेसमैन युवराज लुथरा है। अपर युवराज को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद को संभाला और कॉल उठाया। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट निकाल ने कुछ बताया, जिसे सुनकर युवराज की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वह इंडिया नहीं आनी चाहिए। युवराज की बात सुनकर निखिल ने कुछ कहा, जिसे सुनकर युवराज ने मजबूती से अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक शब्द कहा, उसे आने दो। कहकर युवराज ने कॉल कट किया और तेज कदमों से घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने फिर से एक बार अपने घर की तरफ देखा, जहां पर उसके पेरेंट्स की यादों के साथ साथ 5 साल तक किए गए उसके एक तरफा प्यार की यादें भी थी, जिसे बहुत चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। युवराज ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। दूसरी तरफ एक्सेल कॉलेज मुंबई। त्रिशा इस वक्त अपने क्लास में चुपचाप बैठी हुई थी, तभी उसके बगल में कोई आकर बैठ गया। तेरे जाने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अपने बगल में बैठे हैं अरमान को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। त्रिशा की छोटी छोटी आंखों को देखकर अरमान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या हुआ जाने मन, ऐसे मत देखो वरना मुझसे प्यार हो जाएगा। अरमान की बात सुनकर त्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने कहा ना, हमें तुमसे कभी भी प्यार नहीं होगा, हम तो सिर्फ हमारे अयान से प्यार करते हैं। कहते हुए त्रिशा के गाल गुलाबी हो गए। त्रिशा की बात सुनकर अरमान ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, छोटी सी बच्ची को प्यार हो गया। अरमान के मुंह से खुद के लिए छोटी सी बच्ची सुनकर त्रिशा ने गुस्से से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बकवास बंद करो, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं, समझ आया तुम्हें। त्रिशा की बात सुनकर अरमान ने त्रिशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे सच में बड़ी तो हो चुकी हो तुम। अरमान की बात सुनकर और उसे खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर त्रिशा ने गुस्से से कहा, अरमान। त्रिशा को गुस्सा होते हुए देखकर अरमान ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी ना जाने मन, क्यों गुस्सा कर रही हो। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। अरमान को अपने कान पकड़ते हुए देखकर त्रिशा ने अपना मुंह बना रहे हो कहा, अगली बार से ऐसी गंदी बातें मत करना वरना हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे। त्रिशा की बात सुनकर अरमान ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी ना जाने मन, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक को सीरियस ले रही हो। अब क्या मैं अपनी प्यारी दोस्त से मजाक भी नहीं कर सकता? सालों बाद तो मिले हैं हम और तुम अभी से मुझसे दोस्ती तोड़ने की बातें कर रही हो, दिस इज नॉट फेयर। अरमान की बात सुनकर त्रिशा कुछ कहती उससे पहले ही उन दोनों के कानों में साक्षी की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यह मेरी जगह है। साक्षी की आवाज सुनकर अरमान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर साक्षी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह एक्चुअली मुझे सालों बाद मेरी पुरानी दोस्त वापस मिली है, इसलिए मैं उसके पास बैठना चाहता हूँ, प्लीज तुम अपनी सीट चेंज कर लो। अरमान की बात सुनकर और उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर साक्षी शांति से बस ऐसे ही देखने लगी। साक्षी को कुछ ना बोलते हुए देखकर अरमान ने कहा, मैंने कुछ कहा है क्या, आपने सुना? अरमान की आवाज सुनकर साक्षी जैसे अपने होश में वापस आए, अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी सीट क्यों चेंज करूं, तो मैं जहां बैठता है तुम बैठ सकते हो, पर मेरी सीट पर नहीं, उठो यहां से। साक्षी की बात सुनकर अरमान ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रही हो, मैं बस कहा है कि मुझे यहाँ पर बैठता है, अगर मुझे बैठे नहीं तो होगी तो कौन सा तुम्हारे सर के ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा। अरमान की बात पर साक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, देखो मिस्टर, जो भी तुम हो, मुझे बकवास करना पसंद नहीं है, अगर बकवास करनी है तो किसी और पागल इंसान को ढूंढो और मेरी सीट से उठो, मुझे मेरी दोस्त के पास बैठने दो। साक्षी की बात सुनकर अरमान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं उठेगा, मुझे मेरी दोस्त के पास बैठना है। तुम्हारी दोस्त ये 2-3 सालों से होगी, पर मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये बिना उसने इतना कहा ही था कि त्रिशा ने गुस्से से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम पागल हो। त्रिशा को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अरमान ने हंसते हुए कहा, अरे जाने मन, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं कुछ और खाने वाला था, तुमने क्या समझा। अरमान की बात सुनकर त्रिशा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ बैठता है, बैठो। फिर उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी यहाँ बैठता है, तुम भी बैठो, मैं अपनी जगह से उठ रही हूँ। एक साथ चिल्लाते हुए कहा, नहीं। वह दोनों इतनी जोर से चिल्लाए थे कि क्लास के सभी लोग उन दोनों को घूरने लगे। सबको अपने बेंच की तरफ देखते हुए देखकर त्रिशा ने कहा, तुम दोनों क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो, यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, तुम भी बैठ जाओ, बस मुझे परेशान मत करो। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से अरमान की तरफ देखा। अरमान को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह हार मानने को तैयार है। साक्षी भी एटीट्यूड से जाकर अरमान के बगल में बैठ गई। अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, काफी मोटी हो तुम, बहुत जगह लगती है तुम्हें। अरमान की बात सुनकर साक्षी ने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा और फिर नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है मैं बहुत मोटी हूँ, प्लीज मुझे बीच में बैठने दो। इतना कहकर बिना अरमान की बात सुन साक्षी जल्दी से अरमान और त्रिशा के बगल में जाकर बैठ गई। अरमान गुस्से से उसे देखने लगा, वह कुछ समझ पाता है इससे पहले ही साक्षी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। अरमान जो कि बेंच के कोने पर बैठा हुआ था, साक्षी के धक्का देने की वजह से सीधा बेंच से नीचे गिर गया। अरमान के नीचे गिरते ही सभी क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला गया और सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरमान ने गुस्से से कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए वह साक्षी को गुस्से से देखने लगा। अरमान की बात पर साक्षी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे इसमें मेरी क्या गलती, अब मैं इतनी मोटी हूं कि मुझे एक बेंच पर जगह होती ही नहीं, इसलिए तुम नीचे गिर गए, सूखी लकड़ी। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। न्यू एपिसोड 99।
साक्षी की बात सुनकर अरमान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने साक्षी को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए युवराज चुपचाप अपनी बैग उठाकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। साक्षी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझे पकड़ सके, और अगर पकड़ भी लो तो भी तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी। आखिर में मोटी भैंस जो हूं और तुम सूखी लकड़ी। कहते हुए साक्षी हंसते हुए बेंच पर बैठ गई। साक्षी की बात सुनकर अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत बदतमीज हो तुम, पर तुम्हारी बदतमीजी का जवाब मैं अच्छे से देखे रहूंगा, बस इंतजार करो। कहते हुए अरमान वहां से दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गया। त्रिशा ने गुस्से से साक्षी से कहा, क्यों तू सबके साथ लड़ाई करती रहती है। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे तेरा पुराना दोस्त मिल गया तो तुम मुझे भूल गई। सोचा ना था कि तू बेवफा निकलेगी, तूने मेरा दिल तोड़ दिया जान। कहते हुए साक्षी मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। साक्षी की नौटंकी देखकर त्रिशा ने अपनी छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, अगर नाटक हो गया हो तो आप कृपया करके शांति से लेक्चर पर ध्यान दीजिए, वरना आपकी वजह से हमें इस बार भी क्लास से बाहर निकल जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने कहा, ठीक है गुरु माता, हम आपकी बात समझ गए, अब आप भी कृपया करके सामने की तरफ ध्यान दीजिए। साक्षी की बात सुनकर त्रिशा हंसने लगी। साक्षी भी हंसने लगी। तभी क्लास में उनके टीचर आ गए और उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वह दोनों ध्यान से लेक्चर अटेंड करने लगी, पर अरमान का ध्यान पूरे लेक्चर के बीच में सिर्फ त्रिशा पर ही था। वह त्रिशा को ही देखा था। उसने खुद से कहा, सालों बाद वापस आया हूं और इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इस बार मैं अपने साथ वह लेकर जाऊंगा जो मेरा है। कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। 3 लेक्चरर के बाद साक्षी और त्रिशा दोनों कैंटीन में लंच के लिए आ गई। तभी अरमान भी त्रिशा के बगल में आकर बैठ गया। अरमान को देखते ही साक्षी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल पर बैठने की। साक्षी की बात सुनकर अरमान मलिक गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे मुंह में जहर भरा हुआ है, जब भी बोलती हो जहर उगलते हो। मैं तुमसे कुछ कहा इग्नोर किया ना, तो तुम भी मुझे इग्नोर करो। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। अरमान की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे फालतू इंसान पर ध्यान देने के लिए मेरे पास फालतू टाइम। साक्षी की बात पर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से तुम बेफिजूल में मेरे साथ बकवास कर रहे हो, मुझसे लड़ाई कर रहे हो, इसका तो साफ साफ मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना, मुझे पता ना चल जाए, इसलिए लड़ाई कर रही हो, ताकि धीरे धीरे लड़ाई करते करते हम करीब आ जाए। तो अपनी यह बकवास सोच को बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जैसी इडियट लड़की में मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। अरमान की बात सुनकर साक्षी गुस्से से कहा, त्रिशा इस लंगूर को यहां से भगा, वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। साक्षी को गुस्से में देखकर त्रिशा ने आंखों के इशारे से अरमान को वहां से जाने के लिए कहा। अरमान ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है मैं तेरे लिए यहां से जा रहा हूं, पर अपनी छिपकली दोस्त को समझा दे कि अगली बार से यह बेफिजूल में मेरे मुंह ना लगे, वरना इसका मुंह तोड़ने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कहकर अरमान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वही उसकी बात सुनकर साक्षी, जिसका गुस्सा अभी भी काम नहीं हुआ था, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तू मेरा मुंह तोड़ेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी। साक्षी के मुंह से इस तरह से गवारों की तरह तू जैसी बातें सुनकर अरमान ने गुस्से से कहा, गवार औरत, मैंने कहा ना मुझसे जबान मत लड़ाओ। अरमान को खुद को गवार औरत कहते हुए देखकर साक्षी भी गुस्से से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसने टेबल पर रखा हुआ जो उसका ग्लास उठाकर अरमान के मुंह पर मार दिया। अरमान, जो कि साक्षी को ही गुस्से से देख रहा था, अचानक से जूस अपने मुंह पर आने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाया और उसके पूरे कपड़े जूस से खराब हो गए। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी तो। वह दोनों आगे कुछ करते इससे पहले ही त्रिशा जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने उन दोनों को अलग करते हुए कहा, प्लीज मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये सब हरकतें करना बंद कर दो। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से कुछ कहने की कोशिश की तो त्रिशा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज। त्रिशा का चेहरा देखकर साक्षी शांत हो गई। अरमान ने कहा, पर त्रिशा ये गवार। उसने इतना कहा ही था कि त्रिशा ने कहा, प्लीज अरमान मेरे लिए। त्रिशा का चेहरा देखकर अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन। इतना कहकर वह वहां से दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गया। साक्षी भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। त्रिशा का अब कुछ भी खाने का मूड नहीं था। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मैं वॉशरूम से आ रही हूं, तब तक तुम अपना लंच कर लो। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं रुको, मैं भी आता हूं, तुम अकेली वॉशरूम नहीं जाओगी। साक्षी की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, अब कोई चाहकर भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, सब जानते हैं कि मैं कपूर परिवार की होने वाली बहू हूं। त्रिशा की बात सुनकर साक्षी ने उसका हाथ छोड़ दिया। त्रिशा के साथ हुए हादसे के बाद अयान ने पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर त्रिशा को एक खरोच भी आई तो वह हर किसी की जान ले लेगा। साक्षी चुपचाप अपना लंच करने लगी और त्रिशा चुपचाप वॉशरूम की तरफ आ गई। अभी वह वॉशरूम से कुछ ही दूरी पर थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख त्रिशा ने घबराकर पीछे पलट कर दिखाओ तो पीछे एक लड़की खड़ी थी। त्रिशा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। त्रिशा की बात सुनकर उसे लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चिट्ठी त्रिशा के हाथ में दी और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गई। त्रिशा ने कहा, अरे सुनो, कौन हो तुम, पर तब तक वह लड़की वहां से चली गई थी। त्रिशा ने खुद से कहा, ये सब क्या है। कहते हुए त्रिशा ने अपने हाथ में रखी हुई चिट्ठी की तरफ देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में त्रिशा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ने का डिसाइड किया कि आखिर चिट्ठी में है क्या।
उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि स्कूल टाइम में उसे इसी तरह से चिट्ठियां मिलती थी और ज्यादातर वह लव लेटर से ही होते थे। त्रिशा को तब कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब उसकी लाइफ में अयान था। वह नहीं चाहती थी कि एक छोटी सी गलतफहमी भी अयान को उससे दूर कर दे। त्रिशा ने कांपते हाथों से चिट्ठी को खोली। चिट्ठी में बेहद खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा गया था। चिट्ठी में, मेरी बच्ची त्रिशा, मुझे माफ कर दो। इतना पढ़ते ही त्रिशा की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने खुद से कहा कि चिट्ठी कौन लिख सकता है। सोचकर उसने चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट किया। 5 सालों बाद मैं तुम्हें देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इतनी बड़ी हो गई। 20 साल पहले मैंने तुम्हें खुद से अलग किया था। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर ना करती। मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती थी, तुम्हें क्या खिलाती, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में डालना ही सही समझा। मैं जानती हूँ कि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो, पर फिर भी मैं खुद को तुम्हें ही है चिट्ठी भेजने से नहीं रोक पाई। तुम्हारी माँ। इतना पढ़ते ही त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी माँ जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू चिट्ठी पर गिर रहे थे और चिट्ठी भीग रही थी। जैसे ही इस बात का एहसास त्रिशा को हुआ, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और चिट्ठी को साफ करने लगी। उसने नीचे क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश की तो उसे बस इतना नजर आया, किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब सच्चाई बताऊंगी। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। बस अपनी माँ पर भरोसा रखना, अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। इतना पढ़ते ही त्रिशा घुटनों के बाल वॉशरूम के बाहर बैठ गई। वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बचपन से वह खुद को अनाथ समझती थी, पर आज उसे पता चल रहा था कि उसके पास भी पेरेंट्स है, उसकी माँ है। उसने खुद से कहा, अगर वह जिंदा है तो फिर आज तक उन्होंने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। त्रिशा रोते हुए खुद से ही सवाल पूछ रही थी। तभी उसे याद आया कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, मैं खुद का ही पेट नहीं पाल सकती तो तुम्हें क्या खिला दी मैंने तुम्हारे ही भले के लिए तुम्हें अनाथ आश्रम में डाला, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। सब कुछ याद करके त्रिशा फिर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मतलब मेरी माँ भी मुश्किलों का सामना कर रही थी, मुझे उनका इंतजार करना होगा, मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। कहते हुए त्रिशा की आंसू भरी आंखों में हल्की सी चमक नजर आने लगी। कपूर मैंशन में उसे अयान के साथ साथ माँ पापा भाई सारे रिश्ते मिले थे। चाहत और आदित्य उसे उतना ही प्यार करते थे जितना वह चाहत से प्यार करते थे, पर फिर भी यह सोचकर कि उसके खुद के पेरेंट्स भी जिंदा है, त्रिशा खुद को खुश होने से नहीं रोक पा रही थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और चिट्ठी को संभालकर अपने पंथ की पॉकेट में डालते हुए कहा, मैं किसी को नहीं बता सकती, माँ ने मना किया है, मुझे उनका इंतजार करना होगा। त्रिशा ने खुद को समझाया और खुद को ठीक करने के बाद वापस कैंटीन में आ गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। इस वक्त दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। कुंज और आदत दोनों अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। तभी कुंज ने आदत की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ब्यूटीफुल गर्ल। उसने इतना कहा ही था कि आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, और क्यूट कौन कहेगा। आदत की बात सुनकर कुंज ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी प्यारी क्यूट इनोसेंट ब्यूटीफुल भाभी, क्या आपको भूख नहीं लगी। कुंज की बात सुनकर आदत ने मासूम सा चेहरा बनाकर कुंज की तरफ देखकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, लगी है ना। आदत के चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर कुंज ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, तो चलिए हॉस्पिटल में बड़ी कैंटीन में हम अच्छा सा लंच करके आते हैं, पैसे भी ज्यादा देर तक भूखा रहने से आपके चेहरे की क्यूटनेस चली जाएगी और फिर वह जंगली इंसान जो कि पहले से आपसे दूर भागता है और दूर भागेगा। कुंज की बात सुनकर आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हो कहा, सच में ऐसा होता है। कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए अब चलो। कहते हुए कुंज आदत का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगा। वह दोनों जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचे, लेफ्ट का दरवाजा इस वक्त खुला। दरवाजा खुलते ही कुंज ने कहा, चलिए। इतना कहकर वह अंदर जाने ही वाला था कि लिफ्ट से युवराज बाहर आया। युवराज को देखते ही कुंज ने कहा, कहाँ गया था तू। युवराज ने अपने सामने खड़े कुंज और आदत की तरफ देखा। फिर से उसका ध्यान उन दोनों के हाथों पर गया। उसने गुस्से से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। युवराज के चेहरे पर गुस्सा देखकर कुंज ने कहा, अरे कैंटीन जा रहे हैं यार, भूख लगी है क्या, तुमने कुछ खाया। कुंज की बात पर युवराज ने कुछ नहीं कहा, वह बस गुस्से से उन दोनों के हाथ की तरफ देखने लगा। कुंज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम भी चलो हमारे साथ। रहते हुए वह जबरदस्ती युवराज को अपने साथ लेकर लिफ्ट में आ गया। युवराज ने मना नहीं किया, शायद वह आदत और कुंज को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ देर में तीनों कैंटीन में एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनकी टेबल कॉर्नर पर थी, उनके आसपास की टेबल्स खाली थी। कुंज ने खुद ही उन दोनों के लिए लंच मंगवाया था। आदत बस मुस्कुराते हुए युवराज की तरफ देख रही थी और युवराज बस गुस्से से उसे घूर घूर कर देख रहा था। युवराज को आदत को इस तरह से देखते हुए देखकर कुंज ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, युवी तुझे खाना खाना है मेरी क्यूट सी लिटिल सी भाभी को नहीं। कुंज की आवाज सुनकर आदत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कुंज अगर ये मुझे खाना चाहते हैं तो मैं रेडी हूं, पर यह है कि कुछ करते ही नहीं है। आदत की बात सुनकर कुंज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा और फिर आदत की तरफ देखते हुए कहा, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी यह कुछ नहीं कर रहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यह कभी बाप नहीं बन सकता। कुंज की बात सुनते ही आदत ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठकर युवराज की तरफ देखा। इस वक्त पर युवराज के हाथ में जो स्पून था वह एक आवाज के साथ टूट गया और वहां पर एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कमीने बकवास बंद कर। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 100। युवराज को चिल्लाते हुए देखकर कुंज जल्दी से टेबल से उठकर खड़ा हो गया। उसने दांत दिखाते हुए कहा, अरे मैं तो भूल गया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। अब तू आ गया है तो तू मेरी प्यारी क्यूट भाभी का ध्यान रख ले, मैं चला। कहते हुए कुंज बिना युवराज की तरफ ध्यान दिए वहां से भाग गया।
युवराज गुस्से से कुंज को जाते हुए देख रहा था। तभी आदत ने युवराज के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, पतिदेव आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, वह तो बस मजाक कर रहे हैं, मजाक को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ना आप में बहुत ताकत है। कहते हुए आदत मुस्कुराने लगी। आदत की बात सुनकर युवराज ने गुस्से से उसके हाथों को अपने हाथों से दूर करते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे कितनी बार कहा है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और वैसे भी आप तो पहले से ही हमें समझते हैं बेशर्म, तो अब क्यों करें हम शर्म। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बकवास बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ से तुम सीधा अपने घर जाओगी, मेरे घर जब मैं वापस जाऊं तुम उस वक्त मुझे मेरे घर पर दिखनी नहीं चाहिए। युवराज की बात सुनकर आदत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वह मेरा भी घर है। युवराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो आदत ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। युवराज तेज कदमों से वहां से उठकर सीधा लेफ्ट में चला गया। आदत ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव कितनी बार कहूं, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में आपका पीछा तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना ही गुस्सा कर लो। कहते हुए आदत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लेने के लिए वसुधा हॉस्पिटल आ जाए। इतना कहकर आदत है कॉल कट किया और अस्पताल के बाहर आ गई। कुछ देर बाद ही एक लग्जरियस से गाड़ी आदत की है सामने आकर रुकी। आदत जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने अंदर बैठे इंसान को गले से लगाते हुए, आप कैसे हो। अंदर बैठे इंसान ने आदत के माथे पर किस करते हो, मैं ठीक हूं, तुम बताओ क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। अपने सामने बैठे इंसान की बात सुनकर आदत ने मुस्कुराते हुए कहा, डैडी आप क्यों टेंशन लेते हैं, क्या कोई आपकी बेटी के साथ गलत कर सकता है, और अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत कर भी दिया होता तो भी हम उन्हें नहीं रोकते। आदत की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी। सामने आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य के चेहरे पर नाराजगी देखकर आदत ने उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथ में भरते हुए कहा, डैडी की जरूरत है, भले ही वो हम पर गुस्सा करेंगे, अपना गुस्सा हम पर उतरेंगे, पर फिर भी हम उनका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अलावा उनके पास इस वक्त कोई और नहीं है जो कि उन्हें संभाल सके। आदत की बात सुनकर आदित्य ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। कहते हुए आदित्य चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। आदत समझ गई थी कि आदित्य नाराज हो गया है। उसने आदित्य की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में कहा, डैडी प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आदित्य ने अभी भी कुछ नहीं कहा। आदत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी अब आप भी हम पर ऐसे गुस्सा करेंगे तो हम रोने लगेंगे। कहते हुए आदत की आवाज रुआसी हो गई थी, जिसे महसूस करके आदित्य ने अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए कहा, तुम अपनी मॉम की तरह अब रोना धोना स्टार्ट मत कर देना। आदित्य की बात सुनकर आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपने मॉम को बेफिजूल में रोने वाली कहा, मैं मॉम को बताऊंगी। आदत की बात पर आदित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी मॉम फिर तुम्हारे डैडी को ऊपर पहुंचा देगी। आदित्य की बात सुनकर आदत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब ये भी बाद में मॉम को बताऊंगी, फिर देखते हैं कि मॉम आपके साथ क्या करती है। आदत की बात सुनकर आदित्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा शैतान हो गई हो। आदत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम शैतान नहीं है डैडी। उसने इतना कहा ही था कि उन दोनों ने महसूस किया कि गाड़ी रख चुकी है। आदित्य ने बाहर की तरफ देखा और फिर आदत से कहा, आप यहाँ पर क्यों आना चाहती थी। कहते हुए आदित्य ने बाहर की तरफ देखा। इस वक्त वह एक सुनसान इलाके में खड़े थे। आदत गाड़ी से बाहर आए और आसपास की जगह को देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त हल्की नम हो गई थी। यह वही जगह थी जहां पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। आदित्य भी आदत के चेहरे को ही देख रहा था। आदत धीमे कदमों से चलती हुई एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसकी आंखों के सामने 2 खून से सनी लाश है उसे नजर आ रही थी। यह वही जगह थी जहां पर 5 साल पहले युवराज के पेरेंट्स का एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। आदत इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आने से पहले उसने यहाँ पर आने के लिए खुद को काफी ज्यादा हिम्मत दी थी, पर अब जैसे उसकी हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वह नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने उसे संभालते हुए कहा, आदत। आदित्य की आवाज सुनकर आदत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, डैडी। यहीं पर वह दोनों गिरे हुए थे। आदत की आंखों में आंसू देखकर आदित्य ने उसके आंसू साफ करते हैं कहा, रोना बंद करो बच्चा, पहले मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या करना चाहती हो। आप जानती हो ना कि यहाँ पर आपको सिर्फ तकलीफ, सिर्फ दर्द मिलेगा। आदित्य की बात सुनकर आदत ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, हम वही तकलीफ, वही दर्द महसूस करना चाहते हैं जो इस वक्त हमारे हैंडसम डेविल महसूस कर रहे हैं। दुनिया सिर्फ उनकी बुराइयां देखते हैं, कोई उनके अंदर के उस इंसान को नहीं देखा जिसने अपने पेरेंट्स को एक साथ को दिया था, जो एक पल में अनाथ हो गया था। किसी को वो नजर नहीं आता। आदत की बात सुनकर आदित्य ने आदत को खुद से दूर करते हुए कहा, आदत रोना बंद कीजिए आप। आदत ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, हम क्या करें डैडी, हम उनके सामने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, पर हम नहीं देख सकते उनके चेहरे पर वह दर्द, उनकी आंखों में वह तकलीफ, उनको खुद से लड़ते हुए नहीं देख सकते। आपको पता है वह हमारे सामने इस तरह से दिखाते हैं जैसे वह हमसे बहुत नफरत करते हैं, पर हम जानते हैं कि हमें तकलीफ देखकर उन्हें भी सुकून नहीं मिलता, वह भी सुकून से नहीं रह पाते। हम उन्हें उनका सुकून वापस देना चाहते हैं डैडी, हम क्या करें। आदत की बात सुनकर आदित्य ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, आपको अपने प्यार से उन्हें उनका सुकून वापस देना होगा। आपको नहीं यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ भी उन्होंने खोया है वह तो आप उन्हें वापस नहीं दे सकती, पर आप उन्हें एक हैप्पी लाइफ दे सकती है, उन्हें एक फैमिली दे सकती है जिसमें आप, वह और आपके आने वाले बच्चे होंगे।
आदित्य की बात सुनकर आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी छोटी सी प्रिंसेस इतनी समझदार हो गई है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। कहते हुए आदित्य प्यार से अपनी छोटी सी राजकुमारी को देखने लगा। आदित्य की बात पर आदत ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बड़े तो हम उसी दिन हो गए थे जब हमने अपने हाथों से किसी की जान ली थी और हमारे सर पर खूनी का दाग लग गया था। आदत की बात सुनकर आदित्य ने थोड़े गुस्से से कहा, आदत हमने कितनी बार कहा है जो हो गया उसे आप भूलकर आगे बढ़िए क्योंकि हम अतीत में हुई गलतियों को नहीं सुधर सकते। आदत ने कुछ भी नहीं कहा, बस आदित्य का हाथ पकड़कर चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अभी भी वह अपनी आंसू भरी आंखों से उसी जगह को देख रही थी जहां पर 5 साल पहले युवराज के पेरेंट्स खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। आदित्य ने आदत की तरफ देखा और कहा, क्या आपने उत्तरा मैंशन जाना चाहती है? आदत ने आदित्य की तरफ देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, हम आज मॉम के साथ रहना चाहते हैं। आदित्य ने आगे कुछ भी नहीं पूछा और ड्राइवर को गाड़ी कपूर मैंशन की तरफ लेकर जाने के लिए कहा। इस वक्त शाम के 5 बजे बज चुके थे। आदित्य और आदत को मैंशन वापस आते आते 6 बज चुके थे। आदित्य के साथ जैसे ही आदत है लिविंग रूम में कदम रखा, चाहत जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी उसने खुशी से कहा, अभी आप आ गए। कहते हुए उसका ध्यान आदत पर गया। आदत को देखते ही चाहत ने खुशी से कहा, आदत मेरी बच्ची। कहते हुए वह दौड़ते हुए नीचे आने लगी। ये देखकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, चाहत धीरे, नीचे गिर जाओगी। आदित्य के चिल्लाने का चाहत पर कोई असर नहीं हुआ। वह दौड़ते हुए सीधा जाकर आदत के गले से लग गई। आदत ने भी चाहत को अपने गले से लगा लिया। उसने बेहद ही आवाज में कहा, मोम, मैंने आपको बहुत याद किया। आदत की भरी हुई आवाज सुनकर चाहत ने उसका चेहरा खुद से दूर करके देखा तो आदत की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर चाहत ने घबराते हो कहा, क्या हुआ आपको? आदत ने आंसू भरी आंखों से चाहत की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मुझे बस आपकी गोद में सर रखकर सोना है। आदत की आवाज सुनकर चाहत ने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने चाहत को चुप रहने के लिए कहा। चाहत ने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराहट, बेटा ठीक है चलो रूम में। चाहत की बात सुनकर आदत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। कुछ देर में दोनों माँ बेटी आदित्य और चाहत के रूम में थे। आदत चाहत की गोद में अपना सर रखकर लेटी हुई थी। चाहत प्यार से उसके सर पर सहला रही थी। चाहत ने झुककर आदत के माथे पर किस किया और उसका सर तकिए पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। उसी वक्त आदित्य धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। चाहत ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा। आदित्य ने चाहत को अपने साथ बालकनी की तरफ चलने के लिए कहा। चाहत और आदित्य कुछ देर बाद अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर चांद की तरफ देख रहे थे। चाहत ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, कितनी शांत हो गई है ना हमारी आदत। चाहत के सवाल पर आदित्य ने चाहत को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जिंदगी सब कुछ सिखा देती है और जो कुछ भी इस वक्त उसकी जिंदगी में हो रहा है उसे अपना बचपन भूलकर बड़ा होना ही था। आदित्य की बात सुनकर चाहत में आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम हमारी पहले वाली आदत को देखना चाहते हैं जो हर वक्त हंसती खेलती रहती थी, शैतानी करती थी। क्या वह कभी हमें वापस मिलेगी? चाहत की बात पर आदित्यनाथ करते हैं, जरूर मिलेगी। हमारी आदत अपने प्यार से युवराज को फिर से इंसान बना देगी और जिस दिन युवराज को एहसास होगा कि आदत उसके लिए क्या है, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने उसे मजबूती से गला लगा लिया पर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ लूथरा मैंशन रात के 10 बजे युवराज की गाड़ी मैंशन के बाहर आकर रुकी। युवराज तेज कदमों से गाड़ी से बाहर निकाला और मैंशन के अंदर आ गया। मैंशन उसे एकदम वीरान और सुनसान नजर आ रहा था। रात के 8 बजे सारे सर्वेंट मैंशन से बाहर सर्वेंट क्वार्टर में सोने के लिए चले जाते थे, इसलिए इस वक्त युवराज को मैंशन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। युवराज लिविंग रूम से लेकर किचन तक अपनी थकी हुई आंखों से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद उसका दिल चाहता था कि उसे वह यहीं पर मिले जिसे उसने दोपहर में ही कहा था कि जब वह वापस आए तो उसे वह अपने घर पर नहीं देखनी चाहिए। युवराज तेज कदमों से चलता हुआ पहले किचन में आया तो किचन पूरा खाली था। किचन से होकर युवराज लिविंग रूम में वापस आया। उसने हर एक उसे जगह पर उसे देखा जहां पर वह पिछले 1 हफ्ते से रह रही थी। आखिर में युवराज अपने रूम में आया। उसका रूम भी पूरी तरह से खाली था। युवराज ने खुद से कहा, क्या वह चली गई? क्या वह भी मुझे छोड़कर चली गई? कहते हुए युवराज अपने रूम के सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसकी आंखों के सामने आदत का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से कहा, सिर्फ मेरे एक बार कहने से तुम मुझसे दूर चली गई? क्या यही था तुम्हारा प्यार? क्यों आए मेरी लाइफ में जब मुझसे दूर जाना था? क्यों आई? कहते हुए युवराज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी जो कि इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 101। युवराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पूरे रूम में यहाँ वहां घूमकर देखा। उसे अपने रूम में सिर्फ आदत के एहसास महसूस हो रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, चली गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं ही उसे जाने के लिए कहा था। मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरी किसी चीज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं वह कभी वापस ना आए। कहते हुए युवराज अपने रूम का सामान तोड़ने लगा। पिछले 1 हफ्ते में युवराज ने 4-5 बार अपने रूम का सारा सामान तोड़ लिया था और आज भी वह यही सब कर रहा था। उसने आदत को अपने घर से, अपनी जिंदगी से जाने के लिए तो कह दिया था, पर इस वक्त वह आदत को हद से ज्यादा मिस कर रहा था। वह चाहकर भी उसकी यादें अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था।
काफी देर तक रूम का कबाड़ा करने के बाद युवराज ने अपनी शर्ट को निकाल कर बेड पर फेंक दिया और बालकनी में आकर चांद को देखने लगा। उसे चांद में भी आदत का चेहरा नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, आदत कपूर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते हुए युवराज गुस्से से बालकनी से निकालकर सीधा मेंशन के लिविंग रूम के कोने में बने बार काउंटर पर आकर बैठ गया। उसने एक वाइन की बोतल निकाली और वह अपने मुंह से लगाकर वाइन पीने लगा। इस वक्त वह अपने दिल और दिमाग से चाहकर भी आदत को नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वह अकेला है, उसके पास उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में आदत का मूड अब ठीक हो चुका था। उसने डिसाइड किया था कि वह 2-3 दिन तक अपनी फैमिली के साथ रहेगी और उसके बाद वापस लूथरा मेंशन चली जाएगी। इस वक्त पूरा कपूर परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। सभी लोग आदत को अपने हाथों से मिला रहे थे। आदत भी खुशी खुशी सबके हाथों से खिला रही थी। पिछले एक हफ्ते से चाहे वह कितना ही बोल्ड बनाने की कोशिश क्यों ना करे, जब भी युवराज उसके साथ बदतमीजी करता है या फिर उसे यह कहता कि वह उसके लिए कोई नहीं है, आदत को बहुत तकलीफ होती थी। बचपन से अपने पेरेंट्स का लाड प्यार पाने के बाद वह इस तरह से युवराज के बर्ताव को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसे भी खुद को रिफ्रेश करने की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ दिन कपूर मेंशन रहने का डिसाइड किया था। अयान ने आदत को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो, क्या वह जंगली इंसान तुम्हें खाना खाने नहीं देता? अयान के मुंह से युवराज के लिए जंगली इंसान सुनकर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारे हैंडसम हस्बैंड को इस तरह से जंगली इंसान नहीं कह सकते भाई, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। आदत की बात सुनकर अयान ने अपनी आंखों को छोटा करके आदत की तरफ देखते हैं कहा, अपने पति के लिए अपने भाई से बात नहीं करोगी? अयान की बात सुनकर आदत ने एटीट्यूड से कहा, हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका पति होता है, और वैसे भी हमारे हैंडसम डेविल के पास उनकी परवाह करने के लिए, उनकी फिक्र करने के लिए हमारे अलावा कोई और नहीं है, इसलिए अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। कहते हुए आदत मुस्कुराने लगी। आदत की बात सुनकर अयान, अहान, आदित्य और चाहत चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उन चारों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पर जो सच था वह तो नहीं बदल सकता। चारों ने एक साथ कहा, हमारी आदत बड़ी हो गई। उन चारों की बात सुनकर आदत ने क्यूट सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम 21 के हैं, हमें और बड़ा होने की जरूरत नहीं है। आदत की बात सुनकर आहान ने हंसते हुए कहा, हाँ अब तुम बड़ी नहीं, अब तुम बूढ़ी हो जाओगी। अहान की बात सुनकर आदत ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी देखो ना भाई, मुझे परेशान कर रहे हैं। आदत की बात सुनकर आदित्य ने अहान को घूरते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मेरी प्रिंसेस को परेशान करने की, वरना तुम्हें साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। आदित्य की धमकी सुनकर अहान ने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, मोम देखिए, आपके पति आपकी बेटी और मुझ में फर्क कर रहे हैं, ये भेदभाव क्यों मोम, ये भेदभाव क्यों? अहान की बात सुनकर चाहत हंसने लगी। पूरा परिवार हंसते हुए एक दूसरे के साथ डिनर कर रहा था। वहां पर अगर कोई शांत था तो सिर्फ त्रिशा। त्रिशा चुपचाप अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी, उसका ध्यान नहीं किसी की बातों पर था, ना ही किसी और चीज पर, वह बस कुछ सोच रही थी। तभी हंसते हुए अयान का ध्यान त्रिशा कर गया। उसने त्रिशा की तरफ देखा, उसकी प्लेट में खाना वैसे का वैसा ही था जैसा सर्वेंट ने सर्व किया था। अयन ने त्रिशा की तरफ देखते हुए कहा, त्रिशा क्या हुआ तुम्हें, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अयान की आवाज सुनकर सब लोगों का ध्यान त्रिशा पर चला गया। त्रिशा भी जैसे सपने से बाहर आई, उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? त्रिशा को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अयन ने त्रिशा के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो और ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अयान की बात सुनकर त्रिशा ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वह बस हम असाइनमेंट के बारे में सोच रहे थे और हमें भूख नहीं है, क्या हम सोने के लिए जाए, हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। त्रिशा की बात सुनकर अयान कुछ कहता है उससे पहले ही त्रिशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, गुड नाइट। इतना कहते हुए बहुत तेज कदमों से ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। पूरा कपूर परिवार हैरानी से त्रिशा को जाते हुए देख रहा था। आदत ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या त्रिशा भाभी मेरी वजह से इस तरह से बर्ताव कर रही है? उन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया हो? आदत की बात सुनकर सब ने आदत की तरह हैरानी से देखा। चाहत ने कहा, आदत बच्चे ऐसा नहीं है। चाहत की बात को बीच में काटते हुए अयान ने कहा, आदत बकवास करना बंद करो, यह आपका घर है और त्रिशा को अगर आपके यहाँ आने से प्रॉब्लम हुई तो मेरी लाइफ में त्रिशा के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हुए अयान की आंखें सर्द हो गई। अयान की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, अयान बकवास बंद करो, मैं तुमसे पहले ही कहा था, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबसे पहले त्रिशा की तरफ ज्यादा है, इसलिए अगली बार से इस तरह की बकवास अपने मुंह से निकलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर अयान ने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। अयान की बात पर चाहत ने उसे समझाते हुए कहा, अयान जरूरी तो नहीं कि जो हम समझे वही सच हो, तुम्हें त्रिशा से बात करनी चाहिए। वह थोड़ी परेशान लग रही थी, हो सकता है कि कॉलेज में कुछ हुआ हो, वह तुम्हें बता देगी। तुम अपना डिनर करने के बाद त्रिशा के पास जाना और उससे सवाल करना कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वह इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है। चाहत की बात पर अयान ने अपना सर हिला दिया। चाहत ने आदत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आदत त्रिशा बिल्कुल भी
वैसे नहीं है जैसा तुमने कहा। त्रिशा बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है, उसे तो तुम्हें देखकर खुशी हुई होगी, पर शायद वह किसी चीज से परेशान थी, इस वजह से वह तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, कल सुबह तुम उसके साथ बात कर लेना, ठीक है। चाहत की बात सुनकर आदत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मोम, मैं समझ गई, अभी मुझे भी नींद आ रही है, मैं चली सोने। चार गुड नाइट एवरीवन कहते हुए आदत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने आदित्य, चाहत, अयान, हान चारों के गाल पर किस किया और अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अयान भी डिनर करके ऊपर त्रिशा के रूम के पास आ गया। उसने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो उसे अंदर त्रिशा कहीं भी नजर नहीं आया। अयान तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया, उसने यहाँ वह त्रिशा को देखा, पर रूम में त्रिशा थी ही नहीं। अयान ने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा जो कि खुला हुआ था। अयान बालकनी के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा, तभी उसने बालकनी में खड़ी त्रिशा की तरफ देखा जो कि आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। त्रिशा की आंखों में आंसू देखकर अयान तेज कदमों से चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने त्रिशा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर सोई क्यों नहीं अब तक। अचानक से अयान के हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके पहले तो त्रिशा घबरा गई, पर उसकी आवाज सुनकर वह शांत हो गई। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखती रही। त्रिशा को चुप देखकर अयान ने त्रिशा को पलटकर अपनी तरफ किया और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें। त्रिशा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। ये देखकर अयान ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा फिर से ऊपर करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है। त्रिशा, जवाब दो, क्या हुआ है तुम्हें, किसने कुछ कहा क्या। आदत के वापस आने की वजह से तुम उदास हो, कहते हुए अयान की पकड़ त्रिशा पर मजबूत हो गई। अयान की यह बात सुनकर त्रिशा ने अपना चेहरा ऊपर उठकर हैरानी से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, हमें आदत के आने से बुरा क्यों लगेगा, यह उसका घर है, हमसे पहले आप सब पर उसका हक है। त्रिशा की बात सुनकर अयान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अगर सच में त्रिशा को आदत से प्रॉब्लम होती तो शायद अयान त्रिशा से उस तरह से प्यार नहीं कर पाता जैसे पहले करता था। उसके लिए सबसे पहले उसकी फैमिली थी और अब त्रिशा उसकी फैमिली की मेंबर थी। त्रिशा को दोबारा शांत होते हुए देखकर आयन ने कहा, अगर यह प्रॉब्लम नहीं थी तो प्रॉब्लम क्या थी, मुझे बताओ। तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूं कि इस वक्त तुम परेशान हो। भूलना मत कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी सारी परेशानी मुझे बताओगी, और मैं भी तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को चुटकी में तुमसे दूर कर दूंगा। अयान की बात सुनकर त्रिशा की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से कहा कि मुझे मॉम की चिट्ठी के बारे में इन्हें बता देना चाहिए, हो सकता है कि यह मेरी मॉम को जल्दी ढूंढ दे। त्रिशा अयान को बताने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि चिट्ठी के लास्ट में लिखा हुआ था, मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये याद आते ही परेशानी खुद से कहा, नहीं, अगर मुझे कहा है कि मुझे किसी को नहीं बताना तो किसी वजह से ही कहा होगा। त्रिशा को फिर से चुप देखकर अयान ने कहा, त्रिशा मैंने कुछ पूछा है। त्रिशा ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आप सबको देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास मॉम दाद भाई कोई नहीं है। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने थोड़े गुस्से से कहा, क्या मेरी फैमिली ने कभी तुम्हें यह महसूस होने दिया कि तुम हमारी फैमिली की मेंबर नहीं हो। बोलो, क्या मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरे भाई ने कभी तुम्हें यह महसूस होने दिया कि वह तुम्हारे मॉम, डैड और भाई नहीं है। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, आप सबने मेरे लिए जो किया है वह शायद ही कोई करता, पर फिर भी दिल में कभी कभी दर्द होता है कि भगवान ने मुझे पेरेंट्स क्यों नहीं दिए। अब ये सब बातें बंद कीजिए, आप जब गुस्सा करते हैं तो मुझे रोना आता है। कहते हुए त्रिशा ने अयान को मजबूती से गले लगा लिया ताकि अयान उससे आगे कोई सवाल ना पूछ सके। आदत के रूम में आदत अपने बिस्तर पर सुकून से अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगा कर सो रही थी, तभी उसकी बालकनी का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर आया। आदत के रूम में इस वक्त अंधेरा था जिस वजह से उसे शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह इंसान आदत के बेड की तरफ ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। आदत इन सबसे अनजान सुकून से अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, शायद वह कोई खूबसूरत सा सपना देख रही थी। वह इंसान चलता हुआ आदत के बेड के बगल में आकर खड़ा हो गया। नाइट लैंप की रोशनी में उसका हैंडसम का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। यह कोई और नहीं, युवराज था। युवराज ने आदत की तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ फेरकर अपनी नशीली आवाज में कहा, मेरी नींद चुरा कर यहाँ पर सुकून से सो रही हो तुम, बहुत गलत बात, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। लिटिल रैबिट। आज काफी दिनों बाद युवराज के मुंह से आदत के लिए लिटिल रैबिट निकला था। कहते हुए युवराज आदत के बगल में बिस्तर पर बैठ गया और आदत के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नोवा स्टोरी। न्यू एपिसोड 102। युवराज बिस्तर पर बैठकर आदत के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। उसने आदत के गालों पर उंगली खेलते हुए कहा, तुम्हारे कल कितने सॉफ्ट है ना लिटिल रैबिट, बिल्कुल रैबिट की तरह। क्यों तुम मेरी बात सुनकर मुझे छोड़कर चली आई? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। क्या कहा था तुमने? हाँ, मैं तुम्हारा विक्रम और तुम मेरी बेताल, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? कहते हुए युवराज छोटे बच्चों की तरह उदास सा चेहरा बनाकर आदत को देखने लगा। उसे देखकर ये आसानी से समझा जा सकता था कि इस वक्त उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की है। युवराज आदत के गालों पर हाथ फिर ही रहा था कि तभी आदत ने करवट बदली। अब युवराज के सामने आदत के खूबसूरत लिप्स थे जो इस वक्त और भी ज्यादा प्यारी लग रहे थे। आदत नींद में ही मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट की वजह से उसके लिप्स और भी ज्यादा प्यारी लग रहे थे। युवराज ने अपना अंगूठा आदत के लिप्स पर रखते हुए कहा, ये कितने सॉफ्ट है ना लिटिल रैबिट, मैं इन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ।
युवराज ने इतना कहा ही था कि आदत ने नींद में मुंह बनाते हुए कहा, आयुष, आदत किस तरह से नींद में किसी और लड़के का नाम लेते हुए देखकर युवराज की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से आदत की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस तरह से किसी और के बारे में सपना कैसे देख सकती हो लिटिल रैबिट, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हो, सिर्फ मेरे बारे में। युवराज ने इतना कहा ही था कि आदत ने नींद में हंसते हुए कहा, आयुष। फिर से आदत के मुंह से आयुष सुनकर युवराज ने गुस्से से आदत को नींद में अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और का नाम अपने मुंह से लेने की, वह भी अपने पति के सामने, तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना बीवी। कहते हुए युवराज ने आदत के लिप्स की तरफ देखा, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगा। युवराज ने धीरे धीरे अपना चेहरा आदत के चेहरे के नजदीक ले जाना शुरू कर दिया। युवराज के लिप्स आदत के लिप्स से टच होने ही वाले थे कि तभी आदत ने फिर से करवट बदली, जिस वजह से युवराज के होंठ आदत के लिप्स की जगह पर उसके गाल पर टच हो गए। दूसरी तरफ त्रिशा के रूम में अयान ने अभी भी त्रिशा को अपनी बाहों में भरा हुआ था और दोनों बालकनी में खड़े होकर चांद की तरफ देख रहे थे। अयान ने त्रिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें सो जाना चाहिए? अयान की बात पर त्रिशा ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी और प्लीज, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें चांद और सितारे देखना पसंद है। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद मैं हमारे रूम की छत को ट्रांसपेरेंट कर दूं, ताकि जब हम अपने बिस्तर पर लेते तो तुम अपनी पसंदीदा जगह बदलकर बेडरूम कर लो और अपने चांद सितारों को देखती रहो। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तब तक कोई चीज अच्छी लगती है जब तक वह कभी कभी हो। अगर मैं रोज चांद सितारे देखने लगी तो मुझे ये सब कुछ बोरिंग लगेगा, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे पास हो तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर हो। कहते हुए त्रिशा ने अपना छोटा सा चेहरा अयान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसने यह बात का तो दी थी पर अब उसे शर्मा रही थी। त्रिशा की बात सुनकर अयान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने त्रिशा का चेहरा खुद से दूर करके अपने हाथों में भरते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे देखना चाहती हो, पर उसके लिए हमें शादी होने का इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है, वह तो तुम मुझे ऐसे ही देख सकती हो। कहते हुए अयान धीरे धीरे त्रिशा के होठों की तरफ अपने होंठ ले जाने लगा। अयान की बात सुनकर त्रिशा के गाल गुलाबी हो गए। त्रिशा ने अयान के लिप्स को अपने लिप्स की तरफ बढ़ते हुए देखकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। अयान ने त्रिशा की बंद आंखों की तरफ देखा और धीरे से उसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रख दिए। अयान ने त्रिशा के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम थक गई हो इसलिए सो जाओ। कहते हुए अयान ने झटके से त्रिशा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। अयान के इस तरह से बदले बर्ताव की वजह से त्रिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर अयान को देखने लगी। अयान ने त्रिशा को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, ऐसे मत देखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, और अगर अभी मैंने कुछ किया तो सुबह मॉम मेरी दोनों तंगी तोड़ देंगे, और मुझे यकीन है कि मेरी होने वाली वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसका पति लंगड़ा हो। अयान की बात सुनकर त्रिशा खिलखिलाकर हंसने लगी। त्रिशा को हंसते हुए देखकर अयान ने फिर से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, इसी तरह से मुस्कुराती रहो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त हर पल मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। जब भी तुम उदास होती हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट घर में किसी को अच्छा नहीं लगता। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से कभी भी उदास नहीं रहूंगी, और अगर मुझे कभी अच्छा नहीं फील हुआ तो मैं मॉम डैड आपसे या फिर आह्वान भाई से कह दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने प्यार से उसके सर पर हाथ तेरा और अपना हाथ उसके हाथ से दूर करने लगा। ये देखकर त्रिशा ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आज आप मेरे पास सो जाओ ना। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके बगल में आकर लेट गया। अयान के लेटते ही त्रिशा उसकी बाहों में समा गई। उसने अयान के सीने पर अपना सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अयान ने त्रिशा के मासूम से चेहरे की तरफ देखा और उसके लिप्स पर हल्के से किस करते हुए कहा, गुड नाइट स्वीट हार्ट। कहते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आदत के रूम में युवराज, जो कि आदत के लिप्स पर किस करना चाहता था, अचानक से आदत के गाल पर किस हो जाने की वजह से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदत की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना लिटिल रैबिट, पर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं किस करके ही रहूंगा। कहते कोई युवराज ने आदत के लिप्स की तरफ देखा और फिर से उसके लिप्स पर किस करने के लिए अपने होठों को धीरे धीरे उसके होठों के करीब लेकर जाने लगा। युवराज फिर से उसके ऊपर किस करने ही वाला था कि आदत के मुंह से फिर से एक बार निकाला, आयुष निधि को पकड़ लो, वह बहुत परेशान कर रही है मुझे। फिर से आयुष सुनकर इस बारी युवराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आदत की लिप्स पर अपनी लिप्स रखें और उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। उसे यह याद ही नहीं था कि इस वक्त आदत नींद में है। युवराज ने आदत के दोनों हाथों को एक हाथ से उसके सर के ऊपर कर दिया था और दूसरे हाथ से वह आदत की बॉडी सहला रहा था। युवराज के काफी वाइल्ड तरीके से किस करने की वजह से आदत, जो कि गहरी नींद में थी, उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। आदत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे अपनी आधी खुली आंखों से अपने ऊपर कुछ बाहर महसूस हुआ। साथ ही उसे एक चेहरा नजर आया जो कि अंधेरे की वजह से वह क्लियर नहीं देख पा कर रही थी, पर आदत ने यह महसूस कर लिया था कि कोई उसके ऊपर है और उसे वाइल्ड तरीके से किस कर रहा है। आदत ने नींद में ही युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अभी भी उसकी नींद ठीक से खुली नहीं थी। युवराज ने जब महसूस किया कि आदत उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, उसने अपने हाथों से आदत के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और फिर से उसे अग्रेसिव होकर किस करने लगा।
आदत ने खुद से कहा, हे भगवान ये कौन है, हम तो मर ही जाएंगे, हमारे हैंडसम डेविल का क्या होगा। आदत मन ही मन सभी भगवानों का नाम ले रही थी। वह अपने पैरों से अपने ऊपर लेते इंसान को लात मारना चाहती थी, पर उसके पैरों को भी उसने अपने पैरों की मदद से दबा के रखा था, जिस वजह से आदत एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी। आदत को अब ऐसा लग रहा था कि वह सांस ही नहीं ले पा रही है। जैसे ही आदत की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, युवराज जो कि नशे में था पर फिर भी उसे महसूस होने लगा कि आदत अब सांस नहीं ले पा रही है। यह एहसास होते ही उसने आदत के होठों को रिहा किया। युवराज के छोड़ते ही आदत गहरी गहरी सांस लेने लगी। वह इतनी जोर से सांस ले रही थी कि उसकी चेस्ट युवराज अपनी मजबूत चेस्ट से टच होती हुई महसूस कर पा रहा था, जो कि उसका कंट्रोल लूज करने के लिए काफी थी। युवराज ने अपने होंठ आदत की गर्दन पर रखे और उसे किस करने लगा। आदत ने खुद को कंट्रोल करके चिल्लाते हुए कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड, कहते हुए आदत में झटके से युवराज को पलटकर बेड पर गिरा दिया। युवराज इस वक्त होश में नहीं था, जिस वजह से आदत के इस तरह से पलटने की वजह से वह बेड पर गिर गया। आदत जल्दी से उसके ऊपर बैठ गई। उसने युवराज पर अटैक करने के लिए अपने हाथों का पंच बनाया ही था कि तभी उसे युवराज का चेहरा नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में नजर आया। युवराज का चेहरा देखते ही आदत के हाथ रुक गए और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। युवराज ने नशे भरी नजरों से आदत की तरफ देखकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे झटके से पलटकर अपने नीचे किया और दांत पीसते हुए कहा कि तुम अपने पति को मारना चाहती हो लिटिल रैबिट। युवराज की बात सुनकर आदत ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी हैरान थी। उसने खुद से कहा, क्या हम सपना देख रहे हैं? क्या सपने में हैंडसम डेविल हमारे रूम में आ गए हैं? आदत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी युवराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, जिसका एहसास होते ही आदत ने हैरानी से कहा, इसका मतलब ये सपना नहीं है। यह एहसास होते ही आदत ने चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आदत इतनी जोर से चिल्लाई थी कि युवराज ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और गुस्से से कहा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? युवराज की बात सुनकर आदत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मुंह पर युवराज का हाथ था। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाते हुए काम चिल्लाना मत कहते हुए उसने अपना हाथ हटा दिया। युवराज के हाथ हटते ही आदत ने कहा, हैंडसम डेविल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने ही तो हमें अपने घर से जाने के लिए कहा था, और अब जब हम हमारे घर पर हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आदत की बात सुनकर युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? युवराज की बात सुनकर आदत ने खुद से कहा, हैंडसम डेविल को क्या हो गया है? कड़वे करेले से सीधा रसगुल्ला कैसे बन गए थे? तभी उसने महसूस किया कि युवराज का हाथ उसकी शर्ट के अंदर धीरे धीरे उसकी चेस्ट सहला रहा है। यह एहसास होते ही उसके गाल गुलाबी हो गए और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, बिल्कुल आ सकते हैं, आप हमारे पति हैं, पर आप तो हमसे नफरत करते हैं ना? आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, बहुत नफरत करता हूं, पर जाकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। तुमने काला जादू किया है ना मुझ पर? रहते हुए युवराज आदत की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। युवराज की बात सुनकर आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने युवराज को खुद से दूर करते हुए कहा, काला जादू और हमने, कहते हुए वह हैरानी से युवराज को देख रही थी। युवराज ने उसके इस तरह से दूर करने की वजह से नाराजगी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, काला जादू किया है तुमने। तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूं। मैं चाहकर भी तुम्हारी यादों को अपने दिल और अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहा हूं, कहते हुए को फिर से आदत की गर्दन पर किस करने लगा। युवराज की बात सुनकर आदत ने चमकती आंखों से युवराज की तरफ देखा और दोबारा उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अगर इतनी ही नफरत करते हैं हमसे तो हमारे करीब क्यों आ रहे हैं? वैसे भी आपकी बात मानकर हम आपका घर छोड़कर आ गए हैं, तो अब आप क्यों हमारे पीछे पीछे आए हैं? आदत है एटीट्यूड से कहा। आदत के दोबारा दूर करने की वजह से युवराज के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आने लगे। उसने गुस्से से आदत के लिप्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि तुम मेरी हो और तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कहते हुए युवराज फिर से आदत के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर एग्रेसिव होकर उसे किस करने लगा। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नोवस्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है, जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।